हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम टर्म ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि हर लोन का एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी बाकी डिटेल्स जैसे कि रीपेमेंट, प्रिंसिपल, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोलेट्रल और ये सारी चीज़ें जो भी लोन के लिए ज़रूरी होती है वो लिखी रहती है। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल इज एन एसेट्स दैट द borrower owns such as land, building, vehicles, livestock, and this use as a guarantee to the lender until the लोन रिपेड। तो कोलेट्रल वो सामान होता है जिसे हम गिरवी रखते हैं, जिसके पास से हम पैसा उठाते हैं, जो कि चाहे ज़मीन हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, लाइव स्टॉक जैसे कैटल्स या फिर कुछ बैंक डिपॉजिट्स हो, जिसके रखने के बाद ये सुरक्षा बनी रहती है कि हम अपना लोन पे करेंगे। तो अगर बोरोवर लोन पे करने में फेल हो जाता है तो ऐसे में उसकी एसेट्स जो कि उन्होंने कोलेट्रल में रखा है उससे पेमेंट ऑब्टेन किया जाता है, क्योंकि जो लोन में अमाउंट दी गई है वो डिपॉजिटर्स की अमाउंट है, जो पैसा जमा किए सेविंग्स अमाउंट है, तो उन्हें पैसा लौटाने के लिए ये चीज़ें की जाती है। प्रॉपर्टी में जैसे कि लैंड टाइटल, डिपॉजिट ऑफ बैंक, लाइव स्टॉक्स जो है कॉमन बोरोवर या फिर कोलेट्रल की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारी चीज़ें कंप्रेस होती है और इसे ही टर्म ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। टर्म ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट का अरेंजमेंट और सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट भी अवेलेबल होता है। इसमें हम जो लैंडर्स एंड बारोवर है वे दोनों इस टर्म ऑफ क्रेडिट में एग्री होते हैं। ठीक है, और ये टर्म ऑफ क्रेडिट एक प्रॉपर अरेंजमेंट करवाता है जो कि इंश्योर करता है लैंडर्स को कि बोरोवर उसका पैसा चुकाएगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स ये जैसे वैरायटी ऑफ क्रेडिट जो अवेलेबल्स हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स ये हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपको टर्म ऑफ क्रेडिट को समझने के लिए। कोऑपरेटिव लोन्स भी होता है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जान लेते हैं फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया के बारे में। ठीक है, क्या होता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? ठीक है, जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ लोन्स आसानी से जो अवेलेबल रहते हैं इसमें फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन्स कहा जाता है। और फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर्स दो भागों में बांटा गया है। जो लोन्स अवेलेबल्स होते हैं लोगों के सहूलियत के अनुसार मिलने के लिए, उन लोन्स को फॉर्मल और इनफॉर्मल में बांटा गया। तो जो फॉर्मल सेक्टर्स में वो आते हैं जैसे बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिससे लोन उठाया जाता है, वो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और इनफॉर्मल में आते हैं मनी लैंडर्स, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। अगर हम ग्राफ में स्टडी करें, ध्यान से देखें इस ग्राफ को, तो हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट से 1%, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 25%, है ना, और इसके अलावा कमर्शियल बैंक से 25%, अदर इंस्टीट्यूट्स एजेंसी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से 5%, लैंडलॉर्ड से 1% और मनी लैंडर्स से 33%, फ्रेंड्स रिलेटिव से भी 8% और अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसीज है उनसे 2%। तो मैक्सिमम अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमें पता चलता है कि लोन जो है वो मनी लैंडर्स के पास से ज़्यादा लिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है इस फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन का। ये बैंक में मेंटेन करती है कि मिनिमम कैश बैलेंस रहे और बाकी डिपॉजिटर को पैसा मिल सके, और आरबीआई मॉनिटर करती है कि कैश बैलेंस हमेशा बना रहे। आरबीआई जो है वो बैंक को लोन को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ना रहे, बल्कि सिर्फ ट्रेडर्स और स्मॉल कल्टीवेटर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी लोन आसान सुविधा में मिल सके। आरबीआई मनी लैंडिंग प्रोसेस में भी सुपरवाइज करती है, वो तय करती है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है भी नहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर में ये सारी चीज़ों को देखे। इनफॉर्मल सेक्टर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट
मनी लेंडर्स अपने मन से चूज़ करता है और अनफेयर मीन्स ऑफ तरीके से वो पैसा वापस लेता है। इसके अलावा इनफॉर्मल जो फॉर्मल लेंडर्स हैं, वो मोस्ट इनफॉर्मल लेंडर चार्ज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो फॉर्मल सेक्टर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में रहता है, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट चुकानी पड़ती है जो भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन खाता है। हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स एक बड़ा पार्ट है जिससे लोन रीपे करने में लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ती है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, ठीक है। कई लोग जो है जिसकी लेस इनकम्स है, वे भी इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण पैसा नहीं चुका पाते। इनकम रीपे करना उनके लिए बड़ा डेप्ट बन जाता है। वे बैड डेप्ट के शिकार होकर के वे अपने कोलैटरल्स को खो देते हैं, क्योंकि उनका ब्याज ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे पैसा नहीं चुका पाते हैं। रीजन और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहाँ पे सहूलियत से लोन मिल जाता है, जहाँ आसान कीमत में लोन मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस जो उनकी इनकम प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हायर इनकम और मैनी अदर पीपल कुड बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड। तो जो हायर इनकम वाले हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वही ऐसी जगहों से लोन उठा पाते हैं। अभी छोटे जगहों पे छोटे बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए या क्रॉप ग्रोअर के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको चीप लोन, अफोर्डेबल क्रेडिट पहुंचाने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, हाउ डू दे गेट। तो आइए से हम ग्राफ के माध्यम से समझ जाते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ पूरे ग्राफ में समझाया गया है कि अगर हम देखें इस ग्राफ को अच्छे से, तो पुअर हाउस होल्ड जो है आज भी 85% इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है और 15% फॉर्मल सेक्टर पे। अगर हम हाउस होल्ड जिसके पास कुछ एसेट्स है, वो 53% डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर पे और 47% फॉर्मल सेक्टर पे। और जो वेल ऑफ हाउस होल्ड है, जहाँ पे अच्छी एसेट्स है, अच्छी कमाई है, वे ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर्मल सेक्टर पे। 72% फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, फिर भी वे 28% इनफॉर्मल सेक्टर से भी लोन उठाते हैं। और जो रिच हाउस होल्ड है, जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 10% ही डिपेंडेंट है, बाकी सारे फॉर्मल सेक्टर से लोन उठा करके अपना काम चला रहे हैं। तो जो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, लेकिन वो बोरोवर को सहूलियत देता है कि कम दस्तावेज या कम पेपर्स में लोन अवेलेबल कराता है। तो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए रूरल एरिया में, खासकर जहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उन्हें आसानी से लोन मिलने की सहूलियत पहुँचानी चाहिए। फॉर्मल सेक्टर्स के जो लोन है उसको एक्सपांड करना चाहिए ताकि वो लोगों के तक पहुँच सके, और जो गरीब लोग हैं वे भी डेवलप हो सके, वे भी इन इनफॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट में फंस करके अपना नुकसान ना करें। ओके, आइए अब हम लास्ट जो टॉपिक है यहाँ का, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया था, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बैंक हर जगह रिप्रेजेंट नहीं हो सकती रूरल इंडिया में। इसी कारण गवर्नमेंट ने क्योंकि उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है लोन के लिए कोलैटरल और दस्तावेज को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्योंकि कई लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होता, प्रॉपर कोलैटरल्स नहीं होता, और इसके बिना गवर्नमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं दे पाती। इसी कारण बहुत से इनफॉर्मल सेक्टर, खासकर मनी लेंडर, इसका फ़ायदा उठाते हैं और आज भी वो सिर्फ कोलैटरल और कुछ चीज़ों को रख करके वो मनी लेंडर्स लोग लोन दे रहे हैं गरीबों को, जिसको रीपे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो इन इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इसी कारण गवर्नमेंट ने एक सुविधा चालू करी है ताकि गरीबों को लोन मिल सके, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अ पूल कलेक्ट्स अ सेविंग, तो अ पूल हु कलेक्ट सेविंग्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसे लोग आते हैं, जैसे 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, जो अड़ोस पड़ोस या पहचान के लोग बनाए जा सकते हैं। ये अपने सेविंग्स का कुछ हिस्सा, जैसे 25 से 100 रुपये या उससे ज़्यादा, जितना भी वो करना चाहे, अपनी एबिलिटी के अनुसार इसमें जमा कर सकते हैं, और इस स्मॉल अमाउंट्स को वे आपस में बांट करके कम रेट इंटरेस्ट ले करके ले सकते हैं।
ठीक है, इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया अगर हमारे पास लाख रुपए नहीं है कि हम 10,000 रुपये भी हर एक इंसान जमा कर ले, 100 लोग का 10,000 रुपये जमा कर ले तो हम 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और ये 10 लाख एज अ लोन हम किसी को दे सकते हैं। अगर गरीबी की बात करें तो 100 रुपये भी अगर 1000 लोग जमा करते हैं तो वो 1 लाख जमा कर सकते हैं, जो कि किसी को लोन देने के लिए काम आ सकता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप यही काम करता है, लोन सेक्शन जो है, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप्स अगर ज्वाइन हो जाए बैंक से तो बैंक वाले भी बिना कोलेटरल और ज़्यादा दस्तावेज ना करके लोन मुहैया करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें वर्किंग कैपिटल, मॉर्गेज है और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो मोस्ट रिगार्डिंग रीज़न दैट सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटी टेकन प्लेस इन अ ग्रुप्स मेंबर, तो ग्रुप मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि कैसे सेविंग की जाएगी, कैसे लोन दिया जाएगा, और सारी जो डिसीजन है ये ग्रुप मेंबर ही लेते हैं। इसके अलावा ग्रुप मेंबर पर्पस, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, रीपेमेंट ऑफ शेड्यूल, ये सारे वे ही डिसाइड करते हैं। अगर एनी केस में अगर पेमेंट नहीं हो पाता तो वे अपने मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कुछ पेनल्टी ना लगा करके समय भी दे सकते हैं। बिकॉज फर्दर बैंक विलिंग टू लैंड द पुअर वुमेन व्हेन दे ऑर्गेनाइज SHG इवन दे डू नॉट हैव अ कोलेटरल और कैश। तो मैंने जैसे बताया कि SHG से जुड़ने के बाद, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद, ये ग्रुप को अगर हम रजिस्टर करवा लेते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या बैंक में जा करके हम इस ग्रुप को लगाते हैं तो बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और बिना कोलेटरल के आसानी से बैंक भी लोन दे देती है, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल को नहीं देती, पूरे ग्रुप को वो लोन दे देती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है किसी भी प्रॉब्लम में कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो आसानी से लोन उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में या रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुहैया कराया जा सकता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर रूरल पीपल्स, वुमेन्स लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ग्रुप्स है कई बार सोशल इश्यूज़ लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस जैसे बड़े चीज़ों पे भी अहम कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार भी है, ठीक है। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।